नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था आधुनिक भारत का, उसमें आज यह चौथा प्रैक्टिस सेट है। चौथे प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा भाग है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट आपने देखा था जिसमें 1857 की क्रांति या जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने देखा था भाग एक में। दूसरे भाग में कुछ प्रश्न छूट गए थे जिसको आज इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे। तो आइए आज के अपने इस प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए है ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, बी भारतीय समाज व्यवस्था में सुधार का प्रयास, सी मंदिर मस्जिद से संलग्नित माफी या जिसे खालसा भूमि कहते हैं, खालसा भूमि से भी कंपनी सरकार द्वारा कर वसूलना, डी सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की भांति मौलवी पंडित को प्रवेश न मिलना। तो इसमें जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं चार, इसमें लगभग 1857 की जो क्रांति हुई है सभी कारण कमोबेश उसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा इसमें उत्तर है जिसकी वजह धार्मिक नेताओं में असंतोष फैला था, वह है ऑप्शन ए ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती हुई गतिविधियां। आपने देखा होगा 1813 का जब चार्टर अधिनियम आता है उसी में पहली बार क्या होता है, ईसाई धर्म प्रचारकों को अनुमति मिलती है कि वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक, तो 1813 का चार्टर अधिनियम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापारिक जो एकाधिकार है वह भी समाप्त होता है इसी 1813 के चार्टर अधिनियम से। चाय और चीन से जो व्यापार होता है उसको अनुमति मिली रहती है। इसके साथ ही 1813 के चार्टर अधिनियम से ही आपने देखा होगा शिक्षा पर, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का जो है बजट का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक, तो 1813 के चार्टर अधिनियम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भी अनुमति मिली थी भारत में धर्म प्रचार करने की। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आरसी मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है, जिनके विचारानुसार, यानी डॉक्टर आरसी मजूमदार जो हैं इतिहासकार जो हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा विचार दिया था जिसकी आलोचना हुई है? तो ऑप्शन हमारे क्या है, यह सामंती विद्रोह था, यानी 1857 के विद्रोह को क्या इन्होंने यह कहा था कि यह सामंती विद्रोह था, बी यह जनता का विद्रोह था, सी सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था, डी यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। तो इसमें जो सही उत्तर है, आरसी मजूमदार जो है इन्होंने कहा था, इनका मानना था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण जो है सहानुभूतिपूर्ण था, यानी सामान्य जो जनता है उसने विद्रोह में अंग्रेजों के साथ भले ही सहयोग न किया परंतु वो अंग्रेजों से विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक, तो यह कथन देने की वजह से, यह बात कहने की वजह से इनका बहुत सारे इतिहासकारों ने क्या किया है, विरोध किया है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, आरसी मजूमदार की एक पुस्तक बहुत ही पूछी जाती है जिसका नाम है द सिपाही मिनिटी एंड द रिबेलियन 1857। पुस्तक का नाम क्या है, द सिपाही मिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। बहुत ही यह प्रसिद्ध पुस्तक है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनका एक कथन है बहुत ही प्रसिद्ध है, वह कथन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 की क्रांति को बहुत सारे इतिहासकारों ने प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उसी से संबंधित इनका कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस कथन को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या कहा था कि जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, इनका क्या मानना था कि न प्रथम, न राष्ट्रीय, न स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की जो क्रांति हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। ठीक, ऑप्शन क्या है, ए अवध में, बी आंध्र में, सी बिहार में, डी बंगाल में।
तो बाबा रामचंद्र जो है या किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। इन्होंने अवध में किसानों को संगठित करके अवध में ही अवध किसान सभा की स्थापना की थी। अवध किसान सभा की स्थापना की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो बाबा रामचंद्र ने। अगर सन पूछता है तो इनका समय है, जो अवध किसान सभा का समय है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। अवध में एका संगठन संबंधित था। एका संगठन या फिर इसी को एका आंदोलन भी इसी में चलाया गया था। ठीक, एका आंदोलन भी कहते हैं। ऑप्शन क्या है, ए जमींदारों का, बी किसानों का, सी व्यापारियों का, डी पुजारियों का। तो जो एका आंदोलन है यह किसानों से संबंधित था। एका आंदोलन के जो प्रसिद्ध नेता थे मदारी पासी। मदारी पासी बहुत ही प्रसिद्ध उस समय के क्रांतिकारी नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया गया था। और क्या कहते हैं, एका आंदोलन कहाँ, अगर क्षेत्र पूछता है तो वर्तमान समय में अवध जो एरिया है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं वह उसमें आते थे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पूछ सकता है कि क्यों एका आंदोलन चलाया गया था, फिर ये एका संगठन जो हुआ गठन किया गया था या क्यों किया गया था। उस टाइम ने आपने देखा होगा कि अंग्रेजों की जो राजस्व की नीतियां हैं बहुत ही व्यापक पैमाने पर उसमें वृद्धि की गई थी। ठीक, तो यहाँ अवध क्षेत्र में 50% से ज्यादा की वृद्धि लगान वसूली में की गई थी। ठीक, तो इसी के विरोध में मदारी पासी ने आंदोलन का गठन किया, एका आंदोलन चलाया, जिसमें किसानों ने भारी संख्या में प्रतिभाग लिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था। ऑप्शन क्या है, ए नील, बी नॉट, सी हीरोज, डी हैवलॉक। तो इसमें आपने देखा होगा जो नील है, नील ने कहाँ पे विद्रोह का दमन किया था, तो इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। नाट जो है इसने कहीं भी क्या कहते हैं विद्रोह का दमन नहीं किया था। हीरोज की अगर हम बात करते हैं तो हीरोज ने झांसी में, और हैवलॉक की बात करेंगे तो लखनऊ। ठीक, आगे देखते हैं। तिभागा आंदोलन किस क्षेत्र में पनपा, यानी तिभागा आंदोलन जो हुआ है उसका क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन क्या है, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी बंगाल, डी उड़ीसा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, तिभागा आंदोलन का जो क्षेत्र है वह बंगाल में तिभागा आंदोलन हुआ था। अब महत्वपूर्ण क्यों है, तिभागा से तात्पर्य क्या है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो उस समय क्या कहते हैं, जो क्लाउड कमीशन एक आया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार उसमें कहा गया था कि जो टैक्स वसूली होगी, जो राजस्व है, लगान है, वह 1/3 भाग होना चाहिए बंगाल में, क्योंकि बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था। तो इसको लेकर के फिर क्या हुआ है, जब क्लाउड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है तो उसके समर्थन में वहां के किसानों ने आंदोलन किया कि क्लाउड कमीशन की शर्तों को लागू किया जाए। तो इसी को लेकर के तिभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ, यानी जो ब्रिटिश सेना है उसमें क्या कहते हैं पहला विद्रोह कहाँ पे हुआ, पहला सैनिक विद्रोह, यानी ब्रिटिश सेनाओं ने ही विद्रोह किया है, उससे संबंधित प्रश्न। पहला है बेल्लौर में, बी पटना, सी बैरकपुर, डी मेरठ में। तो इसमें जो सही उत्तर होगा बेल्लौर जो है, बेल्लौर में ही पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। यानी ब्रिटिश सेना जो है, ब्रिटिश सेना का पहला विद्रोह बेल्लौर में हुआ था। समय क्या है, समय है 1806 में। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर जो ऑप्शन दिया गया है इसी में कहीं पर मान लीजिए मेरठ की जगह पे बक्सर दिया है, ठीक, बक्सर दिया है, तब ऑप्शन बेल्लौर नहीं बक्सर हो जाएगा, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था इसमें हेक्टर मुनरो की एक सेना थी। ठीक, हेक्टर मुनरो जो है सेनापति था और मीर कासिम से युद्ध हो रहा था। किससे, मीर कासिम से। तो मीर कासिम से युद्ध के दौरान क्या होता है कि जो हेक्टर मुनरो की सेना के कुछ सिपाही हैं मीर कासिम से मिल जाते हैं, ठीक, 1764 में। और बेल्लौर का जो विद्रोह हो रहा है 1806 में, तो 1764 हो जाएगा इसमें सही। अब बेल्लौर में विद्रोह क्यों हुआ था सैनिकों का, तो इसमें धार्मिक कारण
जो हैं सबसे ज़्यादा उत्तरदायी थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि अंग्रेजों ने जो भारतीय सैनिक जैसे तिलक लगाना है, कोई पगड़ी पहनना चाहता है, उसका विरोध किया, नए नए कानून बनाए ताकि सेना में जो समानता बनी रहे, ठीक, सेना में एक समानता बनी रहे, इसकी वजह से अनुशासन बना रहे। तो इसकी वजह से सेना में सुधार के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाए, परंतु जो भारतीय उस समय के लोग थे या फिर सैनिक थे, उनको ये सब चीजें क्या लगा कि उनके धर्म पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके धर्म पर हानि पहुंचाई जा रही है। इसके लिए वेल्लोर में जो है पहला सैनिक विद्रोह किया गया था, अगर ऑप्शन में बक्सर नहीं रहता है तब। ठीक, बक्सर रहता है तो मीर कासिम के समय जो बक्सर का युद्ध होता है, मीर कासिम के विरुद्ध जो हेक्टर मुनरो की सेना लड़ रही है, इसी के सिपाही आकर के मीर कासिम से मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? ठीक, पागलपंथी जो विद्रोह है किसका विद्रोह था? ऑप्शन क्या है? भीलों का, बेगारों का, सिकोलों का, डी संथालों का। तो इसमें सही उत्तर होगा गारो जो जनजाति है, इसी का विद्रोह पागलपंथी विद्रोह था। इसके नेता आपने सुना होगा करम शाह। नेता कौन थे? करम शाह। बाद में इन्हीं के पुत्र होते हैं टीटू मीर, टीटू मीर या टीपू मीर। ठीक, इन्हीं के पुत्र टीटू मीर या टीपू मीर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, कूका आंदोलन से कौन संबंधित था? हमारे ऑप्शन है शाह वली उल्लाह, बी बाबा गुरुराम सिंह, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी गोमधर कुंवर। तो कूका आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन उस समय था। तो आपने सुना होगा बाबा गुरुराम सिंह जो है इस आंदोलन से संबंधित थे। पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आंदोलन की शुरुआत किसने की, ठीक, शुरुआत किसने की यह पूछता है, तो आंदोलन की शुरुआत जब करने वाले व्यक्ति का नाम है भगत जवाहर मल। ठीक, भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत की। कब? 1840 में। 1840 में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल ने की थी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? सियान साहब भी कहा जाता है। ठीक, इन्हीं को सियान साहब भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? हमारे ऑप्शन है ए भील, बी गारो, डी सी मुंडा, डी कुकी। तो आपने सुना होगा बिरसा मुंडा। बिरसा उनका नाम था, मुंडा जनजाति से थे, इसलिए उनका पूरा नाम क्या था? बिरसा मुंडा। तो मुंडा जो विद्रोह है उसको क्या कहते हैं? उसके नेता कौन थे? बिरसा थे। इसी को बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, मुंडा आंदोलन था, इसी को उलगुलान, उलगुलान भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है महाविद्रोह। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले उलगुलान आंदोलन का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे, इसी को मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक, समय अगर पूछता है कि कब हुआ है, तो 1899 से 1900 के बीच में। ठीक, उलगुलान आंदोलन कब हुआ है? 1899 से 1900 के बीच में हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं, दामन एक कोह से आशय है। पहला है संथाल बहुल क्षेत्र, बी नागा बहुल क्षेत्र, सी कश्मीर का क्षेत्र, डी असम का क्षेत्र। तो दामन एक कोह से मतलब है संथाल बहुल क्षेत्र जो है। ठीक, वर्तमान समय में जो झारखंड का सिंह भूमि क्षेत्र है वहां के एरिया को मिलाकर के बहुत सारे जो पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार है, पूरे क्षेत्र को संथाल बहुल क्षेत्र था, उसी को दामन एक कोह कहा जाता था। ठीक, दामन एक कोह कहा जाता था। आगे देखते हैं, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? सॉरी, अंग्रेजी भारतीय सेना में, यानी जो एनफील्ड राइफल है जिसकी वजह से तत्कालीन कारण बना जो किसका? 1857 की क्रांति का, उससे भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था? तो इसमें जो सही उत्तर हमारा है दिसंबर 1856 को। ठीक, दिसंबर 1856 को एनफील्ड जो राइफल है इसको शामिल किया गया था सेना में। और इसके पहले हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि एनफील्ड राइफल से पहले कौन सी राइफल का प्रयोग होता था? तो उसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक, जब एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में शामिल किया गया था तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसको शामिल करके युद्ध में क्या या फिर कहीं भी सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य कार्रवाइयां हो रही वहां पे सैनिकों को दे दिया गया था। एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया
प्रशिक्षण के लिए, यानी हम प्रशिक्षण देंगे पहले उसका एनफील्ड राइफल का, फिर उसके बाद जब युद्ध होगा या विद्रोह होगा उसमें हम उसका प्रयोग करेंगे। तो जो क्षेत्र है, प्रश्न हो सकता है पूछ सके किस क्षेत्र में इसके प्रशिक्षण के लिए लागू किया गया था, तो दमदम एक है, अंबाला और सियालकोट। यहां पर जो सैन्य छावनियां थी वहां पर एनफील्ड राइफल के प्रशिक्षण के लिए लागू किया गया था। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, पहला है ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सी सैनिक असंतोष, डी भारत का आर्थिक शोषण। तो इसमें जो दिया गया सभी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति के कारण रहे हैं, ठीक। परंतु क्या पूछा है, मुख्य तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण क्या था, एनफील्ड राइफल का जब प्रयोग किया गया तो उसमें ऐसी अफवाह उड़ी, अफवाह के बाद में फिर जब रिसर्च हुआ है तो उसमें पाया गया, अंग्रेजों ने माना है कि उसमें गाय और सुअर की जो चर्बी है मिलाई गई थी, ठीक। तो उसकी वजह से यह धर्म पर, जो भारतीय सेना में हिंदू और मुसलमान, अंग्रेजी सेना में जो हिंदू और मुसलमान थे, तो उनको लगा कि ये हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। जबकि एनफील्ड राइफल जो थी ब्राउन बेस से उन्नत किस्म की थी, इसलिए अंग्रेजों का उसमें क्या कहते हैं प्रयोग कर रहे थे कि उससे ज्यादा हम सफल हो सकें। परंतु सिर्फ गाय और सुअर की जो चर्बी है, क्योंकि वो ग्रीस का कार्य करती थी, ठीक, चिकनाहट का कार्य करती थी, इसलिए उसको लाया गया था। परंतु जो भारतीय सिपाही हैं, मुस्लिम और हिंदू, उन्होंने माना कि यह हमारे धर्म पर हस्तक्षेप है, धर्म हमारा खत्म करना चाहते हैं अंग्रेज, इसीलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, ठीक। जब 1857 का विद्रोह होता है तो उस समय बहादुर शाह ने, जो बहादुर शाह जफर है, इन्होंने साहब ए आलम का बहादुर का खिताब किसे दिया। ऑप्शन है अजीमुल्ला, बी बिरजिस कादिर, सी बख्त खान, डी हसन खान। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा, उस समय के जो मुख्य सेनापति थे, ठीक, जो कार्यवाही का पूरा कार्यभार देख रहे थे, संरक्षण का कार्य करे, तो बख्त खान थे, ठीक। बख्त खान को साहब ए आलम का खिताब दिया गया था। परंतु एक चीज ध्यान में रखिएगा, बख्त खान जो है मुख्य सेनापति नहीं है, बख्त खान ने अपने पुत्र को मुख्य सेनापति बनाया था। ठीक, मुख्य सेनापति किसको बनाया था, पुत्र को बनाया था, जिसका नाम था मिर्जा मुगल। मिर्जा मुगल या मिर्जा जहीरुद्दीन। ठीक, मिर्जा मुगल या मिर्जा जहीरुद्दीन जो है 1857 की क्रांति में बहादुर शाह का सेनापति रहता है, ठीक। बख्त खान क्या थे, बख्त खान पूरा संरक्षण का कार्य, पूरा जो सभी लोगों को संगठित करके जितनी भी योजनाएं बनाने का कार्य करते थे वो बख्त खान करते थे। जबकि मुख्य सेनापति कौन है, मिर्जा मुगल, जो इनका पुत्र है, ठीक। आगे देखते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, ठीक। यानी जब क्रांति हो गई तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे पहले अधिकृत किया गया था। पहला है ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी कानपुर। तो इसमें सही उत्तर होगा दिल्ली, जो उस समय की राजधानी थी मुगलों की, तो उस पर अधिकार करना सबसे ज्यादा जरूरी था, ठीक। तो इसीलिए दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और दिल्ली पर अधिकार किसने किया था, कैप्टन उस समय के थे निकोलसन, ठीक। कैप्टन निकोलसन ने दिल्ली पर विद्रोहियों को पराजित किया, विद्रोह का दमन किया। समय अगर पूछता है तो 20 सितंबर 1857, ठीक, 20 सितंबर 1857 को निकोलसन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मंडला, बी मांडू, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह ग्वालियर में है, ठीक। ग्वालियर में समाधि। अगर जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका हुआ है, जन्म हुआ है वाराणसी में। आगे देखते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे,
यानी अजीमुल्ला खां जो हैं वह किसके सलाहकार थे? ऑप्शन है नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी रानी लक्ष्मीबाई के, डी कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्ला खां जो है यह नाना साहब के सलाहकार थे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर सेनापति की बात करता है कि नाना साहब के सेनापति कौन थे 1857 की जब क्रांति हुई है, तो सेनापति तात्या टोपे थे। ठीक, तात्या टोपे क्या थे? सेनापति उस समय थे। और अजीमुल्ला खां जो थे मुख्य सलाहकार थे। आगे देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? हमारे ऑप्शन है नाना साहब, बी खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, डी तात्या टोपे। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, कल वाला ही प्रश्न है, बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें सही उत्तर है तात्या टोपे जो हैं इनको इनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था। ठीक, मान सिंह ने धोखा दिया, उसकी वजह से वह अंग्रेजों ने इनको बंदी बना लिया, बाद में इनको फांसी दे दी गई। ठीक, आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है ए मीर तकी मीर, बी जोक, सी गालिब, डी इकबाल। तो जो 1857 का विद्रोह है यह मिर्जा गालिब ने देखा था। जब विद्रोह को यह देख रहे थे तो इन्होंने कहा था, इनका बहुत ही एक प्रसिद्ध कथन है कि मेरे आंखों के सामने रक्त का समुद्र बह रहा है। मेरे आंखों के सामने क्या है? रक्त का समुद्र बह रहा है। खुदा जानता है कि मुझे क्या क्या देखना अभी बाकी है। ठीक, यानी इतना ज्यादा हत्याएं हुई थी, इतनी ज्यादा वहां पे लोगों की मृत्यु हुई थी, उसको देख करके इन्होंने कहा था कि मेरे सामने रक्त का समुद्र बह रहा है, खुदा जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना अभी बाकी है। आगे देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन है ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले, यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, डी रामगढ़ के लोधी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता करने वाला जो राजवंश है, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, इनकी वजह से ही कई इतिहासकार या फिर अंग्रेज सेनानायक हैं जो मानते हैं कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो गया होता तो हमें तत्काल ही अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से इंग्लैंड जाना होता। ठीक, तो इस प्रकार से सिंधिया का जो योगदान है अंग्रेजों के लिए उस समय वरदान साबित हुआ। ठीक, अगर इन्होंने विद्रोह कर दिया होता, विद्रोहियों के साथ शामिल हो गए होते, तो फिर उस समय अंग्रेजों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो जाती। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन है ए खेतिहर मजदूर, बी साहूकार, तीसरा है कृषक, चौथा है जमींदार। तो 1857 का जब विद्रोह होता है, इसके पहले ही मैंने बताया था कि मजदूरों ने तो भाग लिया था, जो खेती का कार्य करते थे, किसानों ने भी भाग लिया था, साहूकार जो हैं साहूकारों ने इन्होंने भाग नहीं लिया था, और दूसरा जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। अब ध्यान में रखिएगा, जो छोटे छोटे जमींदार हैं उन्होंने तो भाग लिया था कुछ, परंतु अगर अधिकांश देखा जाए तो जमींदारों और साहूकारों ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार 2 और 4, डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, साहूकारों एवं जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। आगे देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। हमारे ऑप्शन है आरसी मजूमदार, बी ताराचंद, सी वीडी सावरकर, डी एस.एन. सेन। तो सबसे पहले जो सरकारी इतिहासकार बनाया गया था डॉक्टर आरसी मजूमदार को बनाया गया था, परंतु जब यह पुस्तक अपनी लिख रहे थे तो सरकार से कुछ अनबन हो जाती है। ठीक, कुछ अनबन होने की वजह से बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक लिखा था, जो मैंने अभी बताया था, द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857, उसको लिखा था। परंतु जब यह छोड़ देते हैं, सरकारी इतिहासकार के पद को छोड़ देते हैं, तो डॉक्टर एस.एन. सेन है, इतिहासकार हैं, इन्होंने 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार के रूप में अपनी पुस्तक 1857 को लिखा था। आगे देखते हैं, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ऑप्शन है सैयद अहमद खान, बी वीडी सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय भाषा में क्या लिखा है? 1857 के विद्रोह के विषय में लिखा है। तो इसमें सही उत्तर हमारा है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने, इन्होंने अपनी पुस्तक असबाब बगावत ए हिंद
ठीक, असबाब बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखा था, जो पहली पुस्तक है भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के विषय में। ठीक, आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं। पहला है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन। बी है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। सी है टी.आर. होम्स और L.E.R. रीज। डी है सर जॉन लॉरेंस और सीले। यानी जब 19वीं शताब्दी, कथन क्या है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, यानी ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि जो 19वीं शताब्दी, इस समय भारतीय राष्ट्रवाद जो हम बाद में देखते हैं 20वीं शताब्दी के करीब करीब, उसका वह भ्रूणावस्था यानी प्रारंभिक अवस्था थी। पूरा राष्ट्रवाद भारत में उस समय पनप नहीं पाया था। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, कब की थी? ऑप्शन है ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1958, डी 17 नवंबर 1859 को। तो आपको पता होगा जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति के बाद ही भारतीय प्रशासन जो है, प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा कार्यभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। तो वह तिथि है 1 नवंबर 1858 को। ठीक, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो है उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग, उस समय के जो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति जब हो जाती है, जब यह 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होता है, तो वहां पर वह भारत के पहले वायसराय बनकर नियुक्त होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है 1848 में, बी 1849 में, सी 1855 में, डी 1856 में। यानी लॉर्ड डलहौजी जो है इसने कब कहा था कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि इनके उत्तराधिकारी जो होंगे लाल किले में नहीं रह सकते। तो उसमें सही उत्तर हमारा होगा 1849 में। बहादुर शाह के बाद इन्होंने कहा था, डलहौजी ने कहा था कि जो इनके उत्तराधिकारी होंगे, कुतुब मीनार के पास एक छोटा सा घर था, वहां पर ये लोग रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। 1857 से पहले कंपनी के नागरिक प्रशासन में भारतीयों का किस सर्वोच्च पद तक कब्जा था? यानी भारतीय लोग जो हैं किस सर्वोच्च पद तक नियुक्त होते थे? हमारे ऑप्शन है ए सूबेदार, बी सद्र ए अमीन, सी मामलतदार, डी सिपह सालार। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, भारतीय सैनिकों को जो सबसे ऊंचा पद मिलता था वह सूबेदार का था। ठीक, कितना भी सैनिक जो है कितनी भी योग्यता धारण कर ले, कितना भी अच्छा युद्ध में प्रदर्शन कर ले, कितनी भी अच्छी सैन्य व्यवस्था कर ले, उसको कितना भी अच्छा गुण हो युद्ध करने का, परंतु उसे सूबेदार से ऊपर का पद ब्रिटिश सेना में नहीं मिलता था। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? ऑप्शन है जनरल हैवलॉक, बी जनरल कैंपबेल, सी नील, डी जनरल हडसन। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, बहादुर शाह के दोनों बेटों की हत्या बहादुर शाह के सामने ही जनरल हडसन ने की थी। ठीक, बहादुर शाह के सामने ही उनके दोनों बेटों और उनके एक नाती की हत्या किसने की थी? जनरल हडसन जो है उसने की थी। आगे देखते हैं। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। हमारे ऑप्शन है ए वी.डी. सावरकर, बी एस.एन. सेन, सी आर.सी. मजूमदार, डी एस.बी. चौधरी। तो जो 1857 की क्रांति हुई है उसमें जितनी भी क्या कहते हैं पुस्तकें लिखी गई हैं, तो पुस्तकों से संबंधित जो प्रश्न है अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है, जो सरकारी इतिहासकार उस समय थे एस.एन. सेन। ठीक, एस.एन. सेन ने इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लिखी। प्रकाशित कब हुई है? प्रकाशित हुई है 1957 में। हो सकता है प्रकाशन का वर्ष भी पूछ ले। आगे देखते हैं। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी?
यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, अक्सर पूछा जाता है, और जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें कई बार यह पुस्तक पूछी गई है। ठीक, ऑप्शन क्या है? एसएन सेन, बी आरसी मजूमदार, सी अशोक मेहता, डी सी एस सेवार्स। तो इसमें जो सही उत्तर होगा द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। ठीक, आगे देखते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता व बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है? हमारे ऑप्शन है ए टी आर होम्स, बी नील, सी जेम्स आउटरम, डी ई आर रीज। तो इसमें जो सही हमारा उत्तर होगा सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध कहने वाला जो इतिहासकार उस समय ब्रिटिश इतिहासकार वह था टी आर होम्स। इसने कहा है कि जो अंग्रेज हैं वह सभ्य हैं, जो भारतीय लोग हैं वह एक बर्बर जनजाति या बर्बर जाति से संबंधित। ठीक, तो इस प्रकार से जो यह युद्ध हो रहा है 1857 की जो क्रांति हो रही, लड़ाई हो रही है, वह सभ्य लोगों और बर्बर लोगों के बीच है। ठीक, यानी सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? पहला ऑप्शन है एस एन सेन, बी आरसी मजूमदार, सी एस बी चौधरी, डी वी डी सावरकर। यानी कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसका मानना था कि जो मेरठ में विद्रोह हुआ है वह जैसे गर्मी में आंधी आती है अल्पकालिक होती है, ठीक उसी प्रकार से। ठीक, जैसे गर्मी आपने देखा होगा आंधी आएगी और तुरंत चली जाएगी। तो इनका मानना था कि मेरठ में जो विद्रोह शुरुआत हुई थी वह एक आंधी की बात था, अचानक उत्पन्न हुआ और फिर अचानक ही वह खत्म हो गया। तो इसमें जो सही उत्तर होगा डॉक्टर एस एन सेन जो हैं इन्होंने ही यह कथन कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है इससे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से, यहां पर से होगा, हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? ठीक, कथन किसका है? एचिसन। जो एचिसन है इसका कथन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। पहला ऑप्शन है 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, डी सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920-22, डी 1942 की अगस्त क्रांति। तो जो एचिसन है इसने कहा था 1857 के विप्लव के संदर्भ में ही कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, क्योंकि 1857 की जब क्रांति होती है तो हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ते हैं। ठीक, इसी को लेकर के एचिसन का कथन है। सही उत्तर क्या है? 1857 का विप्लव। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसका यह पूरा जो प्रैक्टिस सेट है आज समाप्त हुआ। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो हमारा अगला लेक्चर होगा महत्वपूर्ण जनजाति आंदोलन से संबंधित होगा। जो 1857 के बाद बहुत सारे ऐसे जनजाति या फिर जन आंदोलन हुए हैं जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है आपकी परीक्षाओं में, अक्सर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ प्रश्नों की जो प्रकृति है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए कहाँ पर आपको त्रुटि लगती है या फिर कोई सुझाव हो, उसके माध्यम से हमें कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।